नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CGPSC द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं ये प्रीवियस प्रश्न हैं। हम एग्ज़ाम का नाम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम का नाम क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर लिखा हुआ है और इसमें कौन से पद के लिए एग्ज़ाम कराया गया था, तो सहायक संचालक जनसंपर्क अंग्रेजी माध्यम परीक्षा 2020 है। और इसका एग्जाम कब लिया गया था? एग्जाम लिया गया था 23 नवंबर 2020 को और परीक्षा केंद्रों में एग्जाम कराए गए थे CGPSC द्वारा और इसका मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। हम मॉडल आंसर के अनुसार जो आंसर लिए गए हैं CGPSC द्वारा उसमें आंसर जानेंगे कि आंसर क्या लिया गया है। चलते हैं प्रीवियस पेपर का अध्ययन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आगे एग्जाम होगा तो हम प्रीवियस पेपर का अध्ययन एक बार एनालिसिस जरूर करें। इसमें ये 3 टॉपिक में बटा हुआ है। देखेंगे तो आपको यहाँ जनरल स्टडी और जनरल छत्तीसगढ़ 2 भाग हो जाता है और एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग 3 भाग। तो हम सभी प्रश्नों को इसमें 3 पार्ट में अध्ययन करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप जरूर इनमें से 3 ऑप्शन को जानते होंगे। ये भारतीय प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सा स्थल है। तो आप तो इसको जरूर जानते होंगे। पहला होता है हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, लेकिन दोनों का नाम नहीं दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है दैमाबाद जो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो कि महाराष्ट्र एरिया के आसपास है। इसके बाद दिया हुआ है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर उत्तरी हिस्सा है और दैमाबाद दक्षिणी हिस्सा है हड़प्पा सभ्यता का। और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश का इलाका होता है, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व हिस्सा है। तो इनमें से आंसर कौन हो जाएगा, कौन से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अंतर जी खेड़ा लिखा हुआ है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखेंगे आप दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा गया है। ये तो आप जरूर याद रख ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 27 दिसंबर 1885 को वो ह्यूम द्वारा किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया, हमने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताया। प्रश्न में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ध्यान देंगे, प्रश्न क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन एनी बेसेंट। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू आएगा इसमें। लेकिन जो दूसरा इसमें कुछ कि ओवरऑल महिला प्रथम पूछा गया है तो एनी बेसेंट इसका सही आंसर है और CGPSC द्वारा भी यही आंसर लिया गया है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, यहाँ आप इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप यहाँ इंग्लिश भी देख सकते हैं, बगल में इंग्लिश दिया हुआ है। स्वाधीनता के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वाधीनता के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस कब भारत को स्वाधीनता मिला था, 1947 में। ध्यान देंगे, भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, स्वाधीनता दिवस के रूप में हम मनाते हैं 30 जनवरी को। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। इसके बाद दिया हुआ है चौथा प्रश्न, अशोक के स्तंभ लेख लिखे गए हैं। अशोक द्वारा जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के आसपास सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है, तो उसमें क्या क्या लिखा गया है ये बताया गया। तो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मी लिपि। ध्यान देंगे, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखा गया है। चूंकि यहाँ पाली भाषा का ऑप्शन नहीं है
ब्राह्मी लिपि है और पाली भाषा है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस विज्ञान विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। जी दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था, तो वहाँ कौन सी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ चिकित्सा विज्ञान का शिक्षा दिया जाता था, खगोल विज्ञान का शिक्षा दिया जाता था, धातु विज्ञान का शिक्षा दिया जाता था, लेकिन जीव विज्ञान का शिक्षा नहीं दिया जाता था, बायोलॉजी का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसके बाद है छठवां प्रश्न। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? बक्सर के युद्ध कब हुआ था? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान देंगे। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था, ध्यान देंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अभी बक्सर कहाँ है? तो अभी बक्सर कहाँ है? बिहार में है, बिहार एरिया में पड़ता है। अभी हम बक्सर की बात करेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है छठवां ऑप्शन का? शाह आलम। ध्यान देंगे। मुगल सम्राट कौन था उस समय पूछा गया है। सिराजुद्दौला नहीं था। सिराजुद्दौला कब था? तो जो 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, उसमें था सिराजुद्दौला। इसमें कौन थे? तो शाह आलम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है सातवां प्रश्न। और सातवां प्रश्न है उद्धव बैरागी विद्रोह निम्नलिखित में से किसकी नीतियों के विरुद्ध था? कौन सी नीतियों के विरुद्ध था इसका प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? औरंगजेब के नीतियों के विरुद्ध था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद आठवां प्रश्न आप देखेंगे। आठवां प्रश्न यहाँ है। आठवां प्रश्न पूछा गया है सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है। यहाँ कुछ स्थल दिया गया है, पहला A B C D में, और यहाँ 1 2 3 4 में राज्य का नाम दिया गया है। तो हमें मैचिंग करना है कि कौन सा कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचकुला। पंचकुला आपने सुना होगा, ये कहाँ है? तो ये है हरियाणा में। और जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? पुगा। ये पुगा कहाँ है? पुगा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आप देखेंगे जो तीसरा दिया हुआ है, इसके बाद जो सूरजखंड दिया हुआ है ये कहाँ है? तो ये झारखंड में है, सूरजखंड। और तपोवन कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है नौवां प्रश्न। और नौवां प्रश्न है सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग में मैकल श्रेणी स्थित है? ये दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग में मैकल पर्वत श्रेणी है? तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्वी भाग में। अगर हम सतपुड़ा पर्वत की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के एरिया को घेरते हुए इस तरह से स्थित है सतपुड़ा पर्वत। और इसके जस्ट ऊपर में ही इसी प्रकार है विंध्याचल पर्वत, और इस तरफ हो जाता है इस तरह से अरावली पर्वत। तो यहाँ देखेंगे ये छत्तीसगढ़ आता है। जो सतपुड़ा पर्वत है तो छत्तीसगढ़ किस तरफ से आता है? छत्तीसगढ़ का मैप हम इस तरह से इसमें बना देते हैं। ये है छत्तीसगढ़ का मैप। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, ये कहलाता है मैकल पर्वत श्रेणी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग हो जाता है? पश्चिम भाग हो जाता है। लेकिन जो सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, तो इसका कौन सा भाग हो रहा है? इसका पूर्वी भाग हो रहा है। ध्यान देंगे, सतपुड़ा पर्वत का कौन सा भाग हो रहा है? तो पूर्वी भाग हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पहला ऑप्शन। अगर पश्चिम भाग की बात करेंगे तो जो इस तरफ का एरिया होता है ये गुजरात का एरिया होता है, और इस तरफ का एरिया ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे 10वां प्रश्न दिया हुआ है तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र में शीत ऋतु के आरंभ में निम्नलिखित में से किससे वर्षा होती है? अगर हम बात करें पूरे भारत में बारिश किससे होती है? वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो पहला ऑप्शन होता, चूंकि यहाँ पूछा गया है तमिलनाडु के पूर्वी तटीय भाग में। जो तमिलनाडु है, आप देखेंगे भारत के इस तरह से मैप बनाएंगे तो इस तरफ का जो एरिया जो है तमिलनाडु होता है, एरिया होता है। तो इस एरिया में
जो शीतलहर में वर्षा होती है, तो कौन से मानसून से वर्षा होती है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी मानसून। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी मानसून। जो वर्षा जाए रहते हैं, इस तरह से पहले जाए रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये लौटते हैं, तो कौन सी तरफ से? उत्तर से इस तरह से लौटते हैं, उत्तर पूर्व में। ध्यान देंगे, उत्तर पूर्व में ऐसे लौटते हैं और इस तरह से यहाँ वर्षा करते हैं, तो इसीलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ध्यान देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस दशक में भारत में प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? कब सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है, यह पूछा गया है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1961 से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 1961 से 1971 के मध्य। अगर हम सीधे कहें कि कब सबसे ज्यादा सर्वाधिक वृद्धि दर रही है, तो 1971 का जो जनगणना रिपोर्ट आया था, उसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक वृद्धि दर जनसंख्या रही है, तो 1961 से 71 के मध्य रहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के संदर्भ में देश में सबसे कम नगरीकृत राज्य है? ध्यान देंगे, सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, यहाँ 5% नगरीकृत जनसंख्या है। अगर सबसे ज्यादा की बात करेंगे, 95% लगभग 95% लगभग कहाँ है? तो गोवा। ध्यान देंगे, सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या कहाँ है प्रतिशत में? तो गोवा। और सबसे कम पूछा गया है, तो क्या आंसर है? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल पंजीकृत बड़े और मझोले निर्माण कारखानों की संख्या देश में सर्वाधिक कहाँ है? सीधे कह सकते हैं सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग मिल्स और बड़ा कारखाना कहाँ पर है, ये पूछा गया है, किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़, जो रबड़ होता है प्राकृतिक, उसका उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा पूछा गया, देख सकते हैं सर्वाधिक पूछा गया, यहाँ आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप जरूर जानते होंगे सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन कौन सा राज्य करता होगा, तो इसका आंसर है केरल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, वर्तमान में निम्नांकित में से किस स्रोत से देश में सर्वाधिक सिंचाई होती है? यहाँ नहीं पूछा गया कि धान की सिंचाई हो या गेहूं की सिंचाई हो या गन्ना की सिंचाई हो, ओवरऑल जो सिंचाई होती है उसमें। तो इसका सही आंसर क्या लिया गया है? बी ऑप्शन, नलकूप। ध्यान देंगे, पूरे भारत में अगर कहता है कि सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है, तो नलकूप आप आंसर लगाएंगे। तमिलनाडु में तो सबसे ज्यादा होता है, तमिलनाडु, केरल, इस तरफ या जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं वहाँ नलकूप से ही ज्यादातर सिंचाई होते हैं। नलकूप कहने का अर्थ ट्यूबवेल, जो बोर रहता है ये है, न कि बोरिंग है। इसके बाद जो अगला है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, इंग्लिश में भी यहाँ दिया हुआ है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो यहाँ 16 प्रश्न दिया हुआ है, भारतमाला परियोजना संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना संबंधित किससे है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। ध्यान देंगे, नेशनल हाईवे को डेवलपमेंट करना है और भारतमाला परियोजना के तहत जो 4 महानगर हैं, ऊपर में हम कहें तो दिल्ली आ जाता है, इस तरफ कहें तो मुंबई और नीचे चेन्नई और इधर कोलकाता, चारों को जोड़ने के लिए परियोजना बनाया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग, इस तरह से ऐसे, तो इसी को भारतमाला नाम दिया गया है। ध्यान देंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न देखेंगे आप 17वां प्रश्न। तो क्या है? भारत में धारणीय विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन किसकी जिम्मेदारी होती है? जो भी धारणीय विकास का लक्ष्य रखा जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? नीति आयोग।
इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हमने आपको बताया नीति आयोग। अगर हम बात करें नीति आयोग की थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है पदेन अध्यक्ष पीएम, प्राइम मिनिस्टर इसका पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री है और वही नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। अगर हम बात करेंगे कि नीति आयोग में जो एन होता है, आई होता है, टी होता है, आई होता है, इसका क्या नाम हो, पूरा डिटेल क्या होता है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ आप देखेंगे, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी घर में बिजली पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरे भारत में ये योजना लाई गई है। ध्यान देंगे, 18 वह प्रश्न है, इसका सही आंसर है सौभाग्य योजना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखेंगे आप यहाँ, तो 19वां प्रश्न है भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान देंगे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, ना कि 14वें वित्त आयोग का। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला दिया हुआ है 20वां प्रश्न। अगला 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज नहीं है? अर्थात जो आधारभूत उद्योग होते हैं भारत में, उसकी संख्या 8 है। अगर कभी आपसे संख्या पूछ जाएगा तो क्या आंसर लगाएंगे? 8 लगाएंगे। जो कोर इंडस्ट्रीज है, जिसे आधारभूत उद्योग भी हम कहते हैं, 8 है। और इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें एक कोई इनमें से बाहर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोयला, ये तो कोर सेक्टर का है। ध्यान देंगे, कोर इंडस्ट्रीज है, कोयला और लोहा दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सीमेंट, ये भी कोर सेक्टर का है, आधारभूत उद्योग है। कोल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और सीमेंट इंडस्ट्रीज, ये तीनों इसमें शामिल है। इसके अलावा हम कहें तो क्या आता है? इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज अर्थात बिजली उद्योग, ये भी इसमें शामिल हो जाता है। 4 इस तरह से हो जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आ जाता है इसमें। इसके अलावा क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, वो भी इसमें शामिल होता है। तो इस तरह से 6 और टोटल इस प्रकार से इसमें 8 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन शामिल नहीं है? तो चीनी उद्योग इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद है अगला 21वां प्रश्न, पेनिसिलिन प्राप्त होता है। जो पेनिसिलिन है ये किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? कवक से प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, सी ऑप्शन इसका। अगर इंग्लिश में कहे तो फंगस। ध्यान देंगे, एल्गी नहीं है। ध्यान देंगे, आपको एल्गी नहीं लगाना है, आपको इसमें क्या लगाना है? तो फंगस लगाना है। इंग्लिश में कहे तो, हिंदी में कहेंगे तो इसमें आप कवक आंसर लगाएंगे। इसके बाद देखते हैं 22वां प्रश्न, सही जोड़ी मिलान करना है हमें कि कौन कौन सा पार्क कहाँ स्थित है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राष्ट्रीय पार्क, जो नेशनल पार्क है वो दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो स्थान दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है राजाजी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजाजी नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। ध्यान देंगे, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। ध्यान देंगे। और काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा असम में है। और हेमिस राष्ट्रीय पार्क ये लद्दाख में है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे तो पहला का दूसरा आ रहा है, तो पहला का दूसरा केवल एक ही में है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला 23वां प्रश्न पूछा गया है, ट्यूबलाइट, जो हम अपने घरों में प्रकाश लेने के लिए, प्रकाश के लिए ट्यूबलाइट लगाए रहते हैं, तो उसमें जो चौक लगाए जाते हैं, ध्यान देंगे पहले चौक लगाया जाता था, अब तो भला ही नहीं दिखता है चौक। पहले बड़ा बड़ा लंबा लंबा एक एक बित्ता का चौक लगा होता था।
तो वो लगाया क्यों जाता था, उनका उद्देश्य क्या रहता था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया हुआ है धारा को कम करने के लिए, अगला दिया हुआ है धारा अधिक करने के लिए। लेकिन आप ध्यान देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है वोल्टेज को क्षणिक अधिक करने के लिए। वोल्टेज को क्षणिक अधिक करने के लिए चोक का प्रयोग किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगला जो 24वां प्रश्न दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, रसायन विज्ञान से पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का होता है। अगर हम कहें तो कैल्शियम, इसका सूत्र क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ध्यान देंगे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 25वां प्रश्न, BCG टीका प्रतिरोधक क्षमता के लिए लगाया जाता है। तो किसके लिए BCG टीका लगाया जाता है, इसका आंसर है क्षय रोग अर्थात ट्यूबरकुलोसिस। हम इसे टीबी भी कहते हैं, टीबी रोग भी कहते हैं, क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं और क्षय रोग भी कहते हैं। इसी की इसका रोकथाम करने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला 26वां प्रश्न, कोशिकाओं में डीएनए की सबसे सामान्य एवं प्रमुख संरचना क्या है। जो कोशिका हमारे शरीर के अंदर रहते हैं उनमें जो डीएनए होता है उसका संरचना क्या होता है, हम उसे क्या मॉडल नाम दिए रहते हैं। तो ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, बी डीएनए प्रारूप होता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 27वां प्रश्न, किसने गणित के बाइनरी सिस्टम को विकसित किया है, जहां केवल 0 और 1 अर्थात 1 के संयोजन से सभी संख्याएं दर्शाई जाती है। जो गणित ये होता है कंप्यूटर, हमारे ये कंप्यूटर का प्रश्न है। जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी सिस्टम को समझता है अर्थात 0 और 1 को मशीनी भाषा या कंप्यूटर भाषा कहते हैं। ध्यान देंगे जो बाइनरी सिस्टम होता है बाइनरी डिजिट सिस्टम, इसे ही बाइनरी सिस्टम को कंप्यूटर भाषा कहते हैं और प्राथमिक लैंग्वेज है। ध्यान देंगे तो इसका जो विकास है ये किसने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, यहां दिया हुआ है बी ऑप्शन, गॉटफील्ड विल्हेम लेबनिज, इसके द्वारा इसका विकास किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 28वां प्रश्न, पीडीएफ फाइल है। अभी हम जो आपको वीडियो पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई क्लास को, तो हम ये एक पीडीएफ है। ये क्या है, एक पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ का पूरा नाम क्या है ये पूछा गया है। पीडीएफ फाइल है पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी ऑप्शन। ध्यान देंगे यहाँ पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका पूरा नाम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2020 को क्या वर्ष घोषित किया गया है। यूनाइटेड नेशन यूएनओ द्वारा, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर। ये भी पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ध्यान देंगे अमेरिका में इसका मुख्यालय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला पूछा गया है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का लोकेशन पूछा गया है, वो कहाँ स्थित है। ध्यान देंगे तो ये कहाँ है, इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई में। ध्यान देंगे जो जैव विविधता विधेयक था, ये भी ऐसा पूछा जाता है, राष्ट्रीय जैव विविधता विधेयक कब लाया गया था, तो 2000 सन में विधेयक लाया गया था। और पारित कब हुआ था, तो 2002। ध्यान देंगे 2002 में पारित हुआ था विधेयक। और इसी विधेयक के तहत 2002 में चेन्नई में नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में है।
चूंकि भारत में अगर हम पूरे भारत की बात करेंगे, पूरे भारत का आप देखेंगे तो इस तरह से इसका मैप बन जाता है। मैप में एक बार हम आपको बता देते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किस एरिया में है, तो यहाँ जो घाट है, भारत का कौन सा घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। और हिमालयन, पूर्वी हिमालय, तो इस एरिया में असम के जो एरिया है, यहाँ इन दोनों एरिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, जिससे जैव विविधता, हम उसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहते हैं। तो उसी को संरक्षित करने के लिए जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, और 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। और अधिनियम भी 2002 में बना था, और विधेयक कब लाया गया था, तो 2000 में विधेयक लाया गया था। अगला जो प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, ये छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से पूछा गया है। और ये प्रश्न क्या है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, सी ऑप्शन 1982 में। हम आपको इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। जो नेशनल पार्क है, ये अगर मैप में आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ का मैप इस तरह से बन जाता है। एक मैप बना देते हैं हम इस तरह से। तो छत्तीसगढ़ में कितना राष्ट्रीय उद्यान है, 3। ध्यान देंगे कि छत्तीसगढ़ में केवल 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ कहाँ है, सबसे ऊपर में पहला यहाँ देखेंगे, सबसे ऊपर में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, तो यहाँ पर है बस्तर जिला, और बस्तर जिला में दूसरा हो जाता है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। और उसके जस्ट बगल में है बीजापुर जिला, और बीजापुर में क्या है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। मैप में अभी देख सकते हैं, हमने 3 आपको बना दिया है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कभी पूछा जाए, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसकी स्थापना पूछा जाए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये पार्क कहाँ है, तो ये है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। ध्यान देंगे, बस्तर जिला में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषक को मापा जाता है, तो आंसर क्या है, ध्वनि को सीधा अगर ध्वनि प्रदूषक ना कहे, जो ध्वनि भी पूछे ध्वनि का मापन किसे करते हैं, तो क्या लगाएंगे, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है, तो आपको कितने पैमाना में आपको आवाज मेरा पहुंच रहा है, तो इसको हमें बताना है, इसी को हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या है, डेसिबल। अभी मैं जो बोल रहा हूं आपको, ये सामान्यतः कितना डेसिबल होगा, तो लगभग 40 से 60 डेसिबल के मध्य होगा, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये नॉर्मली है। अगर 60 से ज़्यादा होता है तो 80 तक ठीक ठाक है, लेकिन 80 से ज़्यादा हुआ तो वो वायलेंस हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण, जिसे हम डेसिबल से नापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। और सीजीपीएससी द्वारा भी यही लिया गया है, जो आपको गलत लिया रहेगा तो हम उसको आपको इसमें क्लियर कर देंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ 33वां प्रश्न, वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन आती है, हम अभी क्या ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं ऑक्सीजन, जिसमें अगर हम टोटल वातावरण में गैस की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना % रहता है, आप बताइए ऑक्सीजन कितना % रहता है, 20.98% रहता है, 20.98, जिसे हम ग्रहण करते हैं। तो मुक्त ऑक्सीजन आती कहाँ से है, आती है कैसे आती है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्साइड्स के विसरण से, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण से। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम जब भी दूसरा को पढ़ेंगे यही है, पौधे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और अपना जो वो भोजन की समय जो भोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न है, पर्यावरण से जुड़े व्यक्तिगत जीवन के संबंध में किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति पर्यावरण से लगाव रखता है, जुड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति के संबंध में जो भी अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न 35वां प्रश्न है और ये भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की एक शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति भारत में प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक पूछेगा तो राष्ट्रपति, जो कि भारत में सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति। तो इसका कौन कौन सा शक्ति है ये पूछा गया है। तो पहला यहाँ दिया हुआ है संसद का अधिवेशन बुलाना। क्या है सही है? तो ये बिल्कुल सही है। संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति ही बुलाता है। इसके बाद चाहे वो संसद लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं। ध्यान देंगे, एक सत्र, पहला सत्र संसद का और दूसरा सत्र, दोनों के मध्य कितने वर्ष का अंतर होना चाहिए? सॉरी, कितने का अंतर होता है? तो 6 माह का अंतर होता है, अर्थात आधा साल का अंतर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? तो सदन का सत्रावसान करना। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सदन को स्थगित करना ये करेक्ट आंसर नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति ये नहीं है। तो ये किसकी शक्ति है? जी हाँ दोस्तों, अगर सदन को राष्ट्रपति स्थगित नहीं करता है तो कौन करता है? तो हम आपको इसमें क्लियर कर दें, अगर लोकसभा की बात आता है, जब लोकसभा की बात आता है तो लोकसभा में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा की बात आएगा तो राज्यसभा में कौन करेगा? राज्यसभा में होता है उप सभापति, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो सभापति होता है, वो स्थगित करता है। और लोकसभा को भंग करना ये राष्ट्रपति की शक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सदन को स्थगित करना राष्ट्रपति की एक शक्ति नहीं है। इसके बाद जो 36वां प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति के विषय में सही क्या सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या सही नहीं है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, पहला देखेंगे तो वह संसद के द्वारा चुना जाता है। जी हाँ दोस्तों, संसद में 2 सदन होते हैं। अगर संसद की अंग की बात करेंगे तो संसद में 3 अंग होते हैं, संसद के 3 अंग। तो कौन कौन से 3 अंग हो जाते हैं? इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, संसद में 3 अंग होते हैं। पहला अंग कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ध्यान देंगे, पहला अंग होता है राष्ट्रपति। आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, राष्ट्रपति पहला अंग होता है। ध्यान देंगे, वो संसद का सदस्य होता है। दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। 3 अंग होते हैं संसद के। तो संसद में जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, उसे कौन लोग चुनते हैं? जो 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो जाता है, पहला ऑप्शन सही है। कौन सा सही नहीं है ये हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद दूसरा क्या किया गया है? वह एकल संक्रमणी मत पद्धति से चुना जाता है। ये दोस्तों, एकल संक्रमणी मत पद्धति से चुना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एकल संक्रमणी मत पद्धति से संसद में उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है वह राज्यसभा का सभापति होता है। हमने आपको पहले ही प्रश्न में बताया, पहले प्रश्न में बताया, 35वें प्रश्न में, कि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो ये भी सही है। तो गलत कौन है? वह राज्यसभा के सभापति पद की शपथ लेता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो उपराष्ट्रपति होता है वो एक संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। जो सामान्यता होता है वो राज्यसभा का सदस्य सभापति के रूप में चुना जाता है। सॉरी दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है, हमने आपको थोड़ा सा मिस्टेक किया बताने। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है ये कोई सदन का सदस्य नहीं होता है, न ही ये लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति चुन लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का सभापति चुन लिया जाता है और न ही लोकसभा का सदस्य होता है, न ही राज्यसभा का सदस्य होता है। तो ये किसका सदस्य होता है? ये किसी का सदस्य नहीं होता, ये उपराष्ट्रपति होता है भारत का, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ना कि राज्यसभा के सभापति के रूप में शपथ लेता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है 37वां प्रश्न। मान लीजिए एक राज्य को राज्यसभा के लिए 15 स्थान आवंटित किए गए हैं। यह राज्य एक बार में कितने सदस्यों को चुन सकता है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर किसी राज्य को 15 सीट आवंटित किए जाते हैं राज्यसभा के लिए, तो एक बार में 1/3 सदस्य को चुना जाता है। तो 15 का 1/3 कितना होगा? आप ऐसे निकाल सकते हैं, 15 गुणित 1/3
तो कितना आएगा 5। एक बार में कितना सदस्य को चुना जा सकता है, 5 सदस्यों को चुना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 37वें प्रश्न का। इस तरह से आप आंसर लगा सकते हैं। हर दूसरे वर्ष में, क्योंकि राज्यसभा जो होता है वो एक स्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है और इसका कार्यकाल भी नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और हर 2 वर्ष में चुनाव होता है, 2 वर्ष में 2 वर्ष में 2 वर्ष में। तो एक बार 5 का चुनाव होगा, एक फिर अगला साल 2 वर्ष में फिर 5 का, फिर 5 का, इस तरह से इसमें चुनाव होता है। इसके बाद फिर से संविधान का ही प्रश्न आ चुका है 38वां प्रश्न। और ये प्रश्न क्या है, तो किस स्थिति से, किस दिनांक से लोकसभा की अवधि की गणना की जाती है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो कि 17वीं लोकसभा में चुन कर आए हैं। पहले भी चुने गए थे 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा दोनों में। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, ध्यान देंगे। हमने ऊपर आपको बताया राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, लेकिन लोकसभा का कितना होता है, 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का होता है, तो कब से स्टार्ट होता है 5 वर्ष पूर्ण होने में। तो यहाँ बताया गया है, पहला मतदान की घोषणा की तिथि से, अर्थात जो लोकसभा का चुनाव होता है, ध्यान देंगे मतदान होता है 6 चरण में, 8 चरण में, इस तरह से चुनाव होते हैं। तो क्या जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने की घोषणा की जाती है तो क्या उस अवधि से प्रारंभ होती है, तो बिल्कुल ये बात गलत है, उस अवधि से स्टार्ट नहीं होता है। क्या परिणाम घोषित होने की तिथि से होता है, तो क्या ये भी बात गलत है। दूसरा है अधिसूचना प्रकाशित की तिथि से, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम सम्मेलन की तिथि से, तो ये बिल्कुल सही है। पहला जो मीटिंग होगा उस दिन से स्टार्ट हो जाता है लोकसभा का कार्यकाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। इसके बाद है अगला 39वां प्रश्न, ये भी संविधान से जुड़ा हुआ है। 39वां प्रश्न, संसद की संयुक्त सत्र में किस विधेयक पर चर्चा होती है। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है तो कौन से विषय उसमें रखे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या वित्त विधेयक रहेगा या धन विधेयक रहेगा। तो हम आपको इसमें आपको क्लियर कर दी, जो धन विधेयक होते हैं उसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकते। इसका बी ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन जिसमें उसको आप कट कर दें, तो किसमें है, इस ऑप्शन में है, तो ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता। तो किस विधेयक के लिए बुलाए जाते हैं, वित्त विधेयक और सरकारी विधेयक, अर्थात इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है 40वां प्रश्न, बजट से जुड़ा हुआ है। सही क्या है, संविधान के अनुसार कौन सा इसमें सही है, ये हमें करेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर क्या है, लोकसभा में बजट पुनर्स्थापित किया जाता है। तो क्या ये सही है, लोकसभा में बजट पुनर्स्थापित किया जाता है, नहीं। इसमें जो पहला ऑप्शन है ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि संविधान में बजट ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। संविधान में किसका उल्लेख है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। संविधान में अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि भारत में लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पुनर्स्थापित किए जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है 41वां प्रश्न, यहाँ भारत का राष्ट्रपति का नाम दिया हुआ है, ध्यान देंगे। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, बी.डी. जत्ती, डॉक्टर अबुल कलाम, ये चारों भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के पहले राष्ट्रपति है, ध्यान देंगे, भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप इसे याद रख सकते हैं। उनके कार्य के समय क्या क्या यहाँ हुआ था उसके बारे में सही जोड़ी मिलान करने के लिए कहा गया है। अगर हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, पहला का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, तो इसमें हम देखें तो इसका आंसर आएगा निशेषाधिकार की धमकी। यहाँ देख निशेषाधिकार की धमकी। अगर हम ज्ञानी जैल सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था, तो इसका ये आंसर होता है। अगर हम इतना में ही मिलाए तो 2 में आता है, देख सकते हैं इस तरह से, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी।
लेकिन अगला आप मिलाएंगे बीडीजत्ती के समय तो क्या हुआ था, मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कहा। तो इस तरह से पहला, तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर आपको कोई परेशानी है कोई किसी भी प्रश्न में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। 42वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए देख सकते हैं ऐसा भी हो चुका है कि भारत में वो चुना ही नहीं गया है लोकसभा के लिए, वो चुनाव लड़ा ही नहीं और भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2000 बात करें कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, तो 2004 से 2014 तक भारत के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे, 10 साल तक। और एक बार भी वो लोकसभा से चुनाव जीतकर नहीं आए थे दोस्तों। तो ये कैसे प्रधानमंत्री बन गए, आपको हम इसमें क्लियर कर दे। जब भी कोई भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो उन्हें लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं है वो, तब भी वो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा चुनाव नहीं जीते थे और वो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तब उन्हें राज्यसभा से लाया गया था, राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ध्यान देंगे आप, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो 45वां प्रश्न पूछा गया है ये करेंट के टॉपिक से पूछा गया है। आईपीएल 2020 13वां संस्करण संपन्न हो चुका है और मुंबई इंडियंस विजेता भी बन चुके हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रहे थे। 13वां है, ध्यान देंगे, कभी पूछा जाए तो कौन सा क्रमांक है, 13वां क्रमांक का है। यहाँ टीम का नाम दिया हुआ है, यहाँ खिलाड़ी का नाम दिया हुआ, हमें मैच करना है कि कौन से खिलाड़ी किस टीम में थे। तो आपको यहाँ जानकर अच्छा होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स में कौन था। ये दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स में कौन था और दिल्ली कैपिटल्स में कौन था, चेन्नई सुपर किंग में कौन था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इस तरह से इसमें पूछा गया है। अगर हम बात करें इसका फाइनल आंसर की बात, तो इसका जो आंसर है इसे डिलीट कर दिया गया है। ध्यान देंगे, इसे इस प्रश्न को सीजीपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे, हम ले चलते हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। लेकिन मेरी जितनी जानकारी है उसके अनुसार हम कहें तो दिल्ली कैपिटल किस में था, ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल में ऋषभ पंत था, तो 3 में किस में है, ये ऑप्शन हो जाता है, ये ऑप्शन हो जाता है। अंबाती रायडू किस में थे, अंबाती रायडू किस में था, इसमें इसीलिए नहीं दिया गया है। अंबाती रायडू चेन्नई सुपर किंग में था, तो कौन सा आ जाएगा, ए में, सॉरी हमने इसमें गलत लगाया, सी में क्या आएगा, तो 4 आएगा, सी में 4 इसमें दिया ही नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। और क्या ए में 2 आना चाहिए, तो ए में 2 में किसमें है, इसमें है, केवल इसमें और इसमें है। इसको ऑप्शन को जमाने में थोड़ा प्रॉब्लम किया, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रस्थान त्रयी में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितना है, तो 108 है, ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गीता, ब्रह्मसूत्र। इसके अलावा इसका सही आंसर क्या होगा, तो डी इसका सही आंसर है। मनुस्मृति को प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद है अगला 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सांख्य सिद्धांत नहीं है। जब दोस्तों थोड़ा सा उटपुटांग प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी, और कुछ न कुछ तो इस तरह से कठिन सवाल पूछते ही हैं सीजीपीएससी, लेकिन जो आसान सवाल होते हैं उसको आप करेक्ट करके जरूर आए। अगला जब भी आप एग्जाम देंगे, सीजीपीएससी प्री एग्जाम होते हैं, सीजीपीएससी द्वारा कई और एग्जाम कराए जाते हैं। इसके अलावा सीजी व्यापम, पुलिस विभाग में, कई सारे विभाग में भर्तियाँ की जाती है, तो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो
असत्य कार्यवाद इसका सिद्धांत नहीं है। सत्य कार्यवाद सिद्धांत है, पुरुष बहुत्ववाद सिद्धांत है, विकासवाद इसका सिद्धांत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद है 48वां प्रश्न, अनिर्वाचित ख्यातिवाद संबंधित है। यह उटपुटांक प्रश्न है। अनिर्वाचित ख्यातिवाद संबंधित किससे है? तो इसका आंसर यही लिया गया है, सीजीपीएससी द्वारा शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। आप इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, क्योंकि ये ऑफिशियली जो सीजीपीएससी द्वारा एग्जाम लिए गए हैं वही क्वेश्चन पेपर है, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगला 49वां प्रश्न, ठुमरी क्या है? ये दोस्तों, ठुमरी क्या है? क्या नृत्य शैली है, क्या ज्ञान शैली है, क्या वाद्य यंत्र है, या कोई आसन है बैठने का? तो इसका करेक्ट आंसर है गायन शैली। ठुमरी एक गायन शैली है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 50वां प्रश्न दोस्तों। 50वां प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। ध्यान देंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमने देखा दोस्तों 50 प्रश्नों को, हमने 50 प्रश्नों को देखा। इसके अगले वीडियो में हम आगे के 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और फिर अगले वीडियो में ये जो रीजनिंग के प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मॉडल आंसर का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मॉडल आंसर को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की एग्जाम आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।